वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग शबनम, राहुल, सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट 53 तक कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 53 आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सॉरी 51 आज डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 52। ओके स्क्रीन पर 52 नंबर का क्वेश्चन है, दो पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियों गौर और जौहर को किस कलाकार ने चित्रित किया था, वो भी बखूबी से उकेरे थे। क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। रंगमंच मेंशन कर दिया गया, तो रंगमंच से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा किसने पेंटिंग्स बनाई और इन्होंने किसको रिप्रेजेंट किए? गौहर और जौहर नामक दो अभिनेत्रियों को। पारसी रंगमंच, राजा रवि वर्मा, अविनाथ टैगोर, छितिनाथ मजूमदार या फिर गगनेन्द्र टैगोर। तो मोस्टली सभी को ध्यान रखना है आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा, राइट। वेरी गुड इवनिंग शिव, सुनील, रीनू, फातिमा, शशि, राहुल, ममता, रूपम, प्रसून, एवरीवन वेरी गुड इवनिंग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत स्पीड में बस यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है क्वेश्चंस, तो जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग। अवनीनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो अवनीनाथ टैगोर ही वॉज बॉर्न इन, जो ऐसा आपको पश्चिम बंगाल। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल। कब पैदा हुए थे? 1871 में, 1871। नेक्स्ट, रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित सहज पाठ का इलस्ट्रेशन किसने किया? सहज पाठ का इलस्ट्रेशन अवनीनाथ टैगोर, गगनेन्द्र टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर नंदलाल बोस। तो सहज पाठ से रिलेटेड आपको याद रखना है किसने किए थे? नंदलाल बोस ने, राइट। और अवनीनाथ टैगोर ने 32 चित्रांगदा की पेंटिंग्स बनाए थे ना। 32 किसकी पेंटिंग्स? चित्रांगदा, चित्रांगदा। अब लास्ट ऑप्शन है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवन स्मृति को रिप्रेजेंट किए थे एज लाइक पेंटिंग्स में। नेक्स्ट, असित कुमार हल्दर ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली थी? मूर्तिकला क्वेश्चंस में मेंशन किया गया है। ऑफकोर्स सभी को पता होगा कि असित कुमार हल्दर जो बंगाल स्कूल से एजुकेशन लेने के बाद 1925 से 45 तक कहाँ पर एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं? लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ कला विद्यालय, जिनके गुरु होते हैं अवनीनाथ टैगोर। बट ऑप्शन में मूर्ति कला वाले टीचर पूछ लिए गए हैं। तो इन्होंने स्कल्प्टर का एजुकेशन किससे लिया था? ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, लियोनार्ड जैनसन से। अब आप लोग के कमेंट्स भी देख लेती हूँ। वेरी गुड इवनिंग तनु, वेरी गुड इवनिंग अनुपम, वेरी गुड वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से चित्रकार चैतन्य सिद्ध कलाकार कहे जाते हैं? तो ऑफकोर्स आपको पता है ना कि चैतन्य सिद्ध कलाकार, भावों के सम्राट कौन कहे जाते थे? जिन्होंने 1942 में 1942 में एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं और बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार वॉश टेक्निक को इवेल्युएट करते हैं। क्या नाम था उनका? आर्टिस्ट छितिनाथ मजूमदार। मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि छितिनाथ मजूमदार ने ये जो एजुकेशन लिए थे अवनीनाथ टैगोर से, उसके बाद इनको चैतन्य सिद्ध भाव के सम्राट किसने कहा था? इस नेम से किसने इनको डिटरमाइन किया? वेरी गुड इवनिंग राहुल, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, वेट कर ले रही हूँ। नॉट रवि वर्मा, वेरी गुड। राहुल का बिल्कुल राइट आंसर है। राहुल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे दिए हैं। क्या नाम था उनका? तो शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। आज के क्लास के विनर होते हैं राहुल।
लेकिन अभी रुकिए, पूरे एंड तक देखते हैं, सबका सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन इसका करेक्ट होने वाला है। शैलेंद्र डे की मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात चित्र विरही यक्ष कहाँ पर सुरक्षित है? विरही यक्ष। आज आपका टोटल 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आज आप लोगों के करेक्ट हुए हैं। विरही यक्षी ये वही वाली पेंटिंग है जो शैलेंद्र डे को मेघदूत चित्र श्रृंखला बनाने के लिए किसने कहा था? रॉय कृष्णदास ने कहे। ठीक है, तो ये इनकी विरही यक्षी कहाँ पर संग्रहित है? प्रेजेंट टाइम नियर अबाउट इसी लोकेटेड एरिया में है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? भारत कला भवन वाराणसी में है। ओके, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाएगा। सीता कल्याण वाटर कलर्स में रिप्रेजेंट की गई पेंटिंग्स किसकी है? सीता कल्याण। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग सीमा। एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने यहाँ पे राइट आंसर किए हैं। सीता कल्याण किसकी पेंटिंग है? आर्टिस्ट के वेंकटप्पा को। ये बताइए, बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है? बंगाल का मंसूर। दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ध्यान रखिए। बंगाल का मंसूर, इवन इन्होंने बर्ड्स पेंटिंग्स के लिए ये ज़्यादा फेमस रहे थे, के वेंकटप्पा। ट्विटरिंग मशीन के साथ साथ आंसर कीजिए कि मशीन मैन किसकी पेंटिंग है? मशीन मैन। ट्विटरिंग मशीन के साथ साथ आप बताएंगे कि मशीन मैन किसकी पेंटिंग है। ओके, चलिए वेट कर लो आप लोगों का। वैसे देखिए, ट्विटरिंग मशीन जो है ये 1922 में पॉल क्ली के द्वारा बनाई गई हैं। वेरी गुड, हमद, अनुपम एंड सुनील, राहुल। एग्जैक्टली बेटा। और किसी ने कमेंट्स किया है? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है, आर एन टैगोर की है। आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है मशीन मैन। कूदते हुए हिरन, थके हुए यात्री, ये सब उन्हीं की थी। अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? प्रणेता दैट मीन्स फाउंडर, जन्मदाता। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट उसी आर्ट मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है जो शुरू हुआ था 1904। अब कब तक चला था? 1914 तक, जिसको दो भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। एक होता है ड्राई ब्रोकले और दूसरा ब्लू राइडर ग्रुप, राइट। तो अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन, इसके प्रणेता कहे जाते हैं एडवर्ड मुंक। और इसमें जो दो पार्ट्स होते हैं, तो ड्राई ब्रोकले के तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप सभी को याद होगा कि ये ड्रेसडन शहर में चला था 1905 से लेकर 1912 तक, राइट, जिसके फाउंडर, जन्मदाता लुडविग कहे जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन ब्लू राइडर ग्रुप, ये चला था 1912 से 1914 तक, म्यूनिक शहर में एक्सप्लोर होता है, जिसके फाउंडर, जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो वेस्ली कैंडेंस्की, राइट। नेक्स्ट, लेस डेमासेलेस द अविन्यो। अविन्यो की स्त्री 1907, ये पेंटिंग्स किसके द्वारा बनाई गई थी? ब्रॉक, जॉन ग्रीस, पिकासो या फिर लेजे? इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दीजिए। ऑफ कोर्स सभी को पता है ना, 1907 में कौन सा आर्ट मूवमेंट चला था? क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट, जिसको बोलते हैं घनवादी कला आंदोलन। तो इस टाइम ड्यूरेशन के कौन कहे जाएंगे? पैब्लो पिकासो, राइट। नेक्स्ट, फेविज्म आर्ट मूवमेंट कहाँ पर एक्सप्लोर होता है और एट द प्रेजेंट टाइम जहाँ पर होता है उसका टाइम क्या होता है? तो देखिए, फ्रांस में चला था। थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा स्टूडेंट को फेविज्म और फ्यूचरिज्म में। तो फ्यूचरिज्म में जो एक्सप्लोर होता है वो इटली में होता है और फेविज्म में फ्रांस में होता है। तो प्लीज़ ये दोनों थोड़े से सिमिलर लगते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। फेविज्म में फाओवाद चला है फ्रांस में, फ्यूचरिज्म इटली। फ्यूचर में आपको इटली जाना है, इस तरह से रिमाइंड करके याद रखें। कब से कब तक चला था? तो 1900 से लेकर 1910 तक चला। नेक्स्ट, पोटैटो ईटर्स 1885 समथिंग। पोटैटो ईटर्स से लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सनफ्लावर।
जल्दी से सनफ्लावर का टाइम बताइए। लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन था ना, यहाँ पे पोटैटो ईटर्स फ्रेम किया गया है 1885, और सनफ्लावर का क्या टाइम मैं बताई थी। तो ये वैन गॉग की बड़ी पॉपुलर पेंटिंग है। पोटैटो ईटर्स 1885 की है, और सनफ्लावर इसके 3 साल बाद बनाई गई थी 1888 में। ओके। नव प्रभाववाद के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? नव प्रभाववाद दैट मीन्स नियो इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट का फाउंडर। और इवन नियो इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट कहाँ पर एक्सप्लोर हुआ था? तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, नव प्रभाववाद जिसको इंग्लिश में नियो इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट बोलते हैं, इसके फाउंडर जन्मदाता जॉर्ज स्योरेट हैं। कब से कब तक चला था ये आर्ट मूवमेंट? 1884 से लेकर 1903 तक चला था। ठीक, क्लियर? द बाथर्स इज़ अ वेरी पॉपुलर पेंटिंग फॉर दिस टाइम। अब बाकी जो स्क्रीन पे दिख रहा है पॉल सिग्नाग इसी आर्ट मूवमेंट को, जैसे देखिए जॉर्ज स्योरेट शुरुआत करते हैं आफ्टर डेथ, जब इनकी डेथ हो जाती है जॉर्ज स्योरेट की, तो इस प्रोसेस को कौन आगे बढ़ाता है? तो पॉल सिग्नाग इसे कंटिन्यू रखते हैं। बट इनकी डेथ के बाद फिर ये प्रोसेस, मतलब ये आर्ट मूवमेंट ज़्यादा चल नहीं पाता है, क्लोज हो जाता है। पॉल सिग्नाग का तो आपको पता है कि 1880 1905 वाले आर्ट मूवमेंट को क्या कहते हैं? उसके जन्मदाता पॉल सिजान कहे जाते हैं। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म दैट मीन्स उत्तर प्रभाववादी कला आंदोलन। रेनायर का भी सभी को पता होगा कि रेनायर जो थे वो इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के मेंबर्स थे, आर्टिस्ट। इम्प्रेशनिज्म जिसको प्रभाववाद कहते हैं, जो कला आंदोलन, ये सारे कला आंदोलन फ्रांस में ही इवेल्यूएट हुए थे। और रेनायर जो रहे थे प्रभाववाद के, वो चला था 1870 से 90 तक। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं दीज वन। यहाँ पे मैं रुकूंगी और आपके कमेंट्स देखूंगी, शायद आई थिंक आप लोग के लिए न्यू क्वेश्चन होगा, फिर भी बताने के बाद ही कमेंट देखूंगी। मुग्गू मुग्गुल कहाँ की लोक कला है? थोड़ा सा डिफरेंट नेम है ना, तो मुग्गू मुग्गुल से याद रखिएगा ये कहाँ की है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश, राइट, आंध्र प्रदेश। कमेंट्स देखते हैं आप लोगों का। अच्छा, एक बार फिर से रिकॉग्नाइज करा दूँ? ओके तनु, बिल्कुल बेटा, अभी करा देती हूँ। अरे वाह, मोस्टली स्टूडेंट्स ने बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। तनु ने कहा मैम एक बार आर्ट मूवमेंट को एक्सप्लोर कर दे। देखिए सबसे पहला शुरुआत होती है प्रागैतिहासिक काल, इंडस वैली, सॉरी प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज की। उसके बाद शुरू होता है यूरोप का, मैं बता रही हूँ, सबसे पहले होता है प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आ जाएगा आपका मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के बाद आ जाएगा इजिप्शियन। मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, क्रीट, माइसीनिया, ये सब चलता है। इजिप्शियन के बाद फिर शुरू हो जाता है आपका ग्रीक, जिसको यूनान कहते हैं। ग्रीक के बाद शुरू होता है रोमन। रोमन के बाद मिडल एज की शुरुआत हो जाती है। मिडल एज जिसके 4 पार्ट्स में डिवाइडेशन होते हैं। अर्ली क्रिश्चियनिटिक, अर्ली क्रिश्चियनिटिक, ठीक है, बेंजेंटाइन, रोमनस का और गॉथिक। आफ्टर एंड ऑफ द गॉथिक फिर शुरू हो जाता है रिनेसेंस आर्ट, जिनमें से सबसे पहले रिनेसेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा एंड पोस्ट रेनेसा। तो पोस्ट रेनेसा को ही मैनरिज्म इंग्लिश में कहा जाता है, इवन हिंदी में कहा जाता है रीतिवाद। एंड ऑफ द रीतिवाद, जब रीतिवाद की एंडिंग होती है तो वहीं पे 1600 से 1750 तक बरूक कला की शुरुआत हो जाती है। बरूक कला आंदोलन कैरावेजो के टाइम ड्यूरेशन का पॉपुलर रहा था, और रिनेसेंस का भी मोस्टली आप सभी को टाइम पता है, 1400 से लेकर 1600 तक चला, मतलब 1580 तक चला था। फिर बरूक आर्ट के एंडिंग के बाद फिर शुरू हो जाता है रोकोको 18th सेंचुरी में, जिसके 2 फाउंडर होते हैं रॉबर्ट दी कोटी, जैम मेरी ऑन्टोनी। तो ये आर्ट मूवमेंट जब एक्सप्लोर होता है, इवेल्यूएट होने के बाद न्यू आर्ट मूवमेंट का क्रिएशन होता है, तो उसी टाइम ड्यूरेशन में 1850 की कला शुरुआत होती है, जिसके 4 पार्ट्स होते हैं, न्यू क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म एंड इम्प्रेशनिज्म। जो न्यू क्लासिज्म होता है उसको नवशास्त्रीयतावाद कहते हैं। देन रोमांटिसिज्म मतलब रोमांसवाद या फिर स्वच्छंदतावाद। रोमांटिसिज्म के बाद फिर आ जाता है आपका रियलिज्म है, जिसको बोलते हैं हिंदी में यथार्थवाद। रियलिज्म के बाद क्या शुरू हो जाएगा? फिर उसके बाद शुरू होगा इम्प्रेशनिज्म, जिसको बोलते हैं प्रभाववाद। तो आपको इन सब का टाइम मैंने काफ़ी बार रिकॉग्नाइज कर दिया। एक दिन मैं एक्स्ट्रा संडे में जब फ्री होंगी तो वेस्टर्न आर्ट का पूरा एक मतलब ब्रीफली चीज़ें बता दूंगी, जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से ऊपर से चीज़ें पूछी जाती हैं। कौन से आर्टिस्ट हैं, कहाँ पर ये आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ,
बेसिक बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाता है यूपी टीजीटी में, ठीक है अशरद। चलें नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अभी बताने को तो पूरा ही बता दूंगी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अभी आप प्रैक्टिस कर लें, और अभी सिर्फ बताने का मेन मकसद नहीं है, प्रॉपरली आपको शॉर्ट नोट्स ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो बेफिक्र रहिए। ओके तनु, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा, यहाँ पर आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेशन, आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी सारे वीडियोस वगैरह तो आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। नेक्स्ट देखिए, बांकुरा पश्चिम बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो बांकुरा पश्चिम बंगाल मृद मूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मोम साचा पद्धति हेतु उपयोग में लाने वाले कॉपर एवं टीन के अनुपात बताइए। 3.1, 4.2, 2.3 या फिर 1.1। सो हियर द राइट आंसर इज ए 3.1। डोगरा शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन है? बस्तर छत्तीसगढ़, दायमाबाद महाराष्ट्र, गोरखपुर या फिर कुमाऊं उत्तराखंड। तो डोगरा छत्तीसगढ़ क्यों फेमस रहा था? डोगरा शिल्प के लिए कितने प्रोसेस होते हैं ब्रॉन्ज कास्टिंग में? ब्रॉन्ज कास्टिंग के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है सैंड कास्टिंग, दूसरा होता है डोगरा कास्टिंग, तीसरा होता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। यूपी टीजीटी वाले बस इतना ध्यान रखें, 3 प्रोसेस होते हैं, सैंड कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल डिटेल में अच्छे से उनको पढ़ना होगा, और आप लोग भी पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास नोट्स होंगे। वैसे बेटा हमने पीडीएफ आप सभी को भेज दिया था ग्रुप में, पीडीएफ आप लोगों ने रिवीजन किया कि नहीं? अकॉर्डिंग टू पीडीएफ आपको एवरीडे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, जो भी बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं थे वो ऐड हो जाइएगा टेलीग्राम से, मैं लिंक वहाँ पे शेयर कर दूँगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बंधेज जिसको बांधनी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ा स्पेशल है, जल्दी से बताइए क्या राइट होगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर राजस्थान। जो क्वेश्चन थोड़े से होते हैं ना, चेंजेस लगते हैं, वहाँ मैं इसलिए स्टॉप होती हूँ ताकि आप उनको अच्छे से फोकस कर लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, और ज़्यादा टाइम लेना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी लर्न है वो सारे पॉइंट्स, बस वहाँ रिविज़न हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है राजस्थान, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, भारत के कौन से प्रधानमंत्री चित्रकारी में भी रुचि रखते थे, और उन्होंने अपनी चित्र प्रदर्शनी भी लगाई थी, एग्जीबिशंस भी लगाए थे? कौन कहे जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ध्यान रखें वो कौन कहे जाएंगे। नहीं तनु, आज क्लासेस नहीं हो पाई, एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिजी थी और थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो रहा था, तो मैं सोची कि जब क्लासेस स्टार्ट करूँगी तो बफिंग करेगा, तो हम भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मैंने क्लासेस ही ऑफ कर दी हैं। वेरी गुड, मोस्टली सभी बच्चों का यहाँ पे राइट आंसर है वीपी सिंह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध मधुबनी लोक चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी लोक कला तो ऑफकोर्स सभी को पता है, मधुबनी मिथिला ये ज़्यादा पॉपुलर रहा था बिहार का। नेक्स्ट, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा? विष्णु धर्मोत्तर पुराण है मार्कंडेय मुनि का। इसमें 35 से लेकर जो 43 अध्याय है उसको क्या बोलते हैं? टोटल कितने लेसन हुए? टोटल 9 लेसन। तो इन 9 लेसन को क्या बोलते हैं? चित्रसूत्र कहा जाता है ना। चित्रसूत्र के लेखक कौन कहे जाते हैं? जल्दी से बताइए, चित्रसूत्र के लेखक कौन है? वेरी गुड इवनिंग अयान, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड हर्ष, एग्जैक्टली ये गुप्त काल की कही जाएंगी। ऑलमोस्ट सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, चित्रसूत्र के हो जाएंगे नारायण मुनि, नारायण मुनि। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र किस शैली में काम करते हैं? तो ऑफ कोर्स निहाल चंद्र आपको पता ही है किस शैली में काम करते हैं, बताइए।
इसकी शैली सभी को पता है कि बनी ठनी के लिए बहुत पॉपुलर है। किशनगढ़ स्कूल। जर्मन सौंदर्य शास्त्री, लाइक जर्मन के एस्थेटिक फिलोसफर है, उनकी पहचान करें। कौन है? जॉर्जियो वसारी। देखिए ये एस्थेटिक फिलोसफर नहीं कहे जाएंगे। ये कौन है? तो ये एक फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 16वीं शताब्दी में गॉथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। तो इनको माइनस कर दीजिए डायरेक्टली से। क्रोचे कौन है? तो क्रोचे आपको पता है ये इटालियन फिलोसफर है, तो यहाँ पे इनका कनेक्शन नहीं है। बाumgarten, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ एस्थेटिक, फादर ऑफ एस्थेटिक। कॉलिंग ऑफ संत मैथ्यू, द चीटर कार्ड्स, ये सारी किसकी फेमस पेंटिंग कही जाती हैं? द कॉलिंग ऑफ संत मैथ्यू का बुलावा इन्होंने 1599 टू 1600 टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट किए थे। क्या नाम था उनका? ऑल्दो ये फाउंडर रहे थे, जन्मदाता। किस आर्ट मूवमेंट के जन्मदाता थे? मैं आपको टाइम बताती हूँ, अब आर्ट मूवमेंट बताइए। 1600 टू 1750 जो आर्ट मूवमेंट एक्सप्लोर होता है इटली में आफ्टर एंड ऑफ द मैनरिज्म, रीतिवाद के एंड होते ही ये कला आंदोलन शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं बरूक आर्ट। बरूक आर्ट मूवमेंट के जन्मदाता कहे जाते हैं कैरावेजो। इनका फुल नाम भी आप लोग याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है माइकल एंजेलो दी कैरावेजो। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित हैं? होशंगाबाद, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये फिर धनबाद। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सभी को पता भी है, कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं आप लोगों के लिए। औरंगाबाद। ढोला मारू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी थोड़ा स्टेबल होंगी, मैं पूछूंगी। सभी को पता है मेवाड़ वाला ढोला मारू, ठीक। कब चित्रित हुआ था? आप लोग को पता है कि 1592 के टाइम ड्यूरेशन में। दूसरा ढोला मारू जो बहुत पॉपुलर रहा था, दूसरा ढोला मारू जोधपुर में कब चित्रित हुआ? प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है? तो ये भी आपको याद रखना है। 1880 वाला जो ढोला मारू है वो प्रेजेंट टाइम राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और 1592 का मेवाड़ में आहाड़ गितुंड भूमि पे चित्रित हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ढोला मतलब राजा, मारू रानी, वुड पर बैठे हुए दिखाए गए। पूछ लेता है कौन सा एनिमल है, तो एनिमल जो है वो कैमल है। कैमल पे बैठे हुए दिखाए गए हैं। इवन ये याद रखें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग्स कितनी है, तो 104 पेंटिंग्स। द फ्लाइंग इनटू इजिप्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी सारे। तो देखिए द फ्लाइट इनटू इजिप्ट, ये बहुत पॉपुलर पेंटिंग है। उन्होंने बनाए थे जिनका कनेक्शन रेनेसेंस के फर्स्ट आर्टिस्ट कहे जाते हैं, वो थे जियोतो, ठीक है। अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा, पोस्ट रेनेसा कहा जाएगा ना। वह कौन से आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था 20वीं शती के 30वें के दशक? सभी लोग श्योर हैं? वेरी गुड इवनिंग सुनीता। चलिए वेट कर लेती हूँ, आप लोगों के रिप्लाई कम है, सबका पहले रिप्लाई आ जाता है फिर मैं इसके बारे में आंसर करूँगी। वेरी गुड इवनिंग सुहाना, इतना लेट कैसे हो गए बेटा? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा चलिए अब हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। यहाँ पर जर्मन हिटलर के बारे में मेंशन कर दिया गया। तो हिटलर के टाइम ड्यूरेशन में जो आर्टिस्ट थे, अभिव्यंजनावादी कलाकार, आपको पता है उन्होंने ऑयल कलर का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि उनको ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह नहीं पसंद थी। ऑयल कलर की स्मेल से वो पता कर लेते कि कहीं पर पेंटिंग्स बन रही है, तो वो डिस्ट्रॉय करा देते थे पेंटिंग्स को। तो इस टाइम ड्यूरेशन में बेसिकली किसको ज़्यादा इवेल्युएट किया गया था, यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा संस्था है जिसको बंद करा दिया था। मेरे साइड से तो नेटवर्क बिल्कुल सही है।
एक बार आप लोग अपना नेट ऑफ करके फिर से कनेक्ट हो जाइए, डेटा ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए। तो देखिए वो हो जाएगा बाहाउस, जो चला था विमरनगर जर्मन में, कब? 1919 से लेकर 1933 तक चला था। इसके संस्थापक भी सभी को पता होगा, वॉल्टर ग्रोपियर। वॉल्टर, रखो वहाँ पर, क्लास ले रहे हैं ना। वॉल्टर ग्रोपियर, राइट। और इसके आर्टिस्ट कौन कहे जाएंगे? जिन्हें इन्होंने एज ए टीचर इनरोल किए थे। वॉल्टर ग्रोपियर ने कहा था एजुकेशन देने के लिए, यहाँ पर आकर के एजुकेशन दीजिए, तो उन्होंने पाउल क्ली को इनवाइट किया था। पाउल क्ली हो गए, वेस्ली कंडेंस्की हो गए। इवन इसका जो कैटलॉग जो रेडी किया गया वो किसने किया? मोहिली नेगी ने। मोहिली नेगी ने कैटलॉग डिज़ाइन किए। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो ध्यान रखिएगा, बाहाउस ही मेरे अकॉर्डिंग सही होगा, बाकी यहाँ पे ये वाला सही कराया गया है इस प्रैक्टिस सेट्स में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन थे? रिचर्ड बार्थोलोम्यू, रामकुमार, बीसी सान्याल, दिनकर कौशिक। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत स्पेशल और बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है यहाँ पे आर्ट क्रिटिक पूछा जा रहा है, कला समीक्षक। पता है कि रामकुमार भारत के एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप आर्टिस्ट कहे जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि ये कलाकार हैं। बीसी सान्याल ये दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप के फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। दिनकर कौशिक कौन है? तो ये दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप के मेंबर हैं। ये तीनों कौन है? तो ये तीनों आर्टिस्ट हैं। उसके बाद रिचर्ड बार्थोलोम्यू कौन है? तो रिचर्ड बार्थोलोम्यू जो हैं ये एक फेमस आर्ट क्रिटिक हैं, कला समीक्षक। तो ये क्वेश्चन जिनको नहीं भी पता होगा वो भी एक IQ लेवल यूज़ करके आंसर कर लेंगे। पेंटर और छापाकार दोनों रूपों में जाने जाते हैं, आर्टिस्ट भी हैं, इवन पेंटिंग भी करते हैं। वेरी गुड इवनिंग निशु, वेरी गुड इवनिंग सीमा एंड क्यूट बेबी मंजू, एवरीवन वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड, एग्जैक्टली। आपको पता है ना KG सुब्रमण्यम क्यों पॉपुलर है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया में इन्होंने सेरीग्राफी सिल्क स्क्रीन के जन्मदाता कहे जाते हैं। इवन इन्होंने प्रिंट मेकिंग में तो ख्याति पाई ही पाई, साथ के साथ आर्टिस्ट भी हैं। ये म्यूरल्स के लिए वो बहुत पॉपुलर हैं। नेक्स्ट, गांधार शैली का मुख्यतः क्या सीन रहा था? तो गांधारा शैली से आप ध्यान रखिएगा, यूनान मूर्ति शैली है। सितनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? रिलीजियस पूछा जा रहा है। तो सितनवासल की गुफा तमिलनाडु में किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। सितनवासल का एक्चुअल मीनिंग ही होता है जैन संत सिद्धों का निवास, जिसका टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है 1934 में प्रोफेसर ध्रुवील ने खोज किए थे। सर्वप्रथम TS गोपीनाथ ने इस गुफा को देखे थे। भीमबेटका सेलेस्टियम में सबसे अधिक कौन से रंग से यूज किए गए? तो ऑफकोर्स आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा कलर्स यहाँ पे रेड कलर, प्रागैतिहासिक काल का ये ऑन क्रिएटिविटी रहा है कि रेड कलर को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। तो रेड के साथ यहाँ पे व्हाइट को भी सिलेक्ट कर दीजिए। आईने अकबरी के लेखक कौन कहे जाते हैं? केशव, जगन्नाथ, दसवंत या फिर अबुल फजल? आईने अकबरी बहुत पॉपुलर रही है किसकी? अबुल फजल की। आईने अकबरी अकबरनामा में ये तीसरे जिल्द में है, जिसमें 5 लेसन्स हैं और चौथे शुरू के 4 लेसन में अकबर के शासनकाल का वर्णन है। जो 5वां लेसन है उसमें मेंशन किया जाता है अबुल फजल की जीवनी के बारे में। कब का इसका टाइम है? तो टाइम याद रखिएगा 1595 का। ओके। कलाकार कौन थे? तो कलाकार बसावन को याद रखना है। अबुल फजल ये फेमस रहे थे, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, राइटर कहे जाते हैं। इसमें सलीम के जन्म वाली पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीम के जन्म वाली पेंटिंग, वैसे तो रणथंभौर किले का घेराबंदी भी यहीं से एक पेंटिंग मिला हुआ है। सलीम के जन्म की पेंटिंग्स को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है? अच्छा ये बताइए, जो मैं आपको टेलीग्राम पे वीडियो शेयर की हूँ, मेरे कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है? आप लोग वीडियो देखते टाइम आपका एक अटेंडेंस टाइम होता है, फीडबैक दे दिया करें, जिससे मुझे पता चल जाएगा कितने कितने बच्चों ने देख लिया है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट तो आपको कल मिल गया था, आज मैंने पार्ट सेकंड शेयर किया था।
आज शेयर करूँगी, सॉरी, पार्ट फर्स्ट अच्छे से देखिए, आज पार्ट सेकंड देखिएगा, ठीक है। और जिन्होंने मिस कर दिया है सारे बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार के पक्षियों के सबसे अच्छे आर्टिस्ट कौन कहे जाते हैं? जहांगीर के दरबार के बर्ड्स के सबसे अच्छे आर्टिस्ट ऑफकोर्स सभी को पता है कि मंसूर कहे जाएंगे। ब्रिटिश लैंडस्केप आर्टिस्ट को पहचानना है, जॉन कॉन्स्टेबल, आंद्रिया साची, टिपोलो या फिर विलियम होगार्थ। तो ब्रिटिश चित्रकार कौन कहे जाएंगे? ब्रिटिश चित्रकार हैं जॉन कॉन्स्टेबल। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ वर्तमान प्राचीन डीन कौन थे? डीन पूछा जा रहा है, जयकृष्ण अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद, आलोक कुमार कुशवाहा या फिर डॉक्टर रतन कुमार। बताइए डीन कौन कहे जाएंगे? तनु, साजदा, सीमा, अयान, इवन जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं सभी को वीडियोस मिल गया है ना? अगर नहीं मिला है तो एक बार मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको शेयर कर दूंगी। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए इससे रिलेटेड यहाँ राइट आंसर हो जाना है डॉक्टर रतन कुमार। अब देखते हैं किसका किसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन पे फोकस करें बेटा, प्रेजेंट टाइम पूछा जा रहा है, आप पास्ट में क्यों चले गए? और जय कृष्ण अग्रवाल ये तो फेमस प्रिंट मेकर थे, नो डाउट वो यहाँ पे टीचर रहे थे, बट ऑल द प्रिंट मेकर के लिए फेमस है। तनु, आपको मुगल स्कूल के वीडियोस नहीं मिले? मुगल स्कूल का मैंने शेयर किया है, मूर्तिकला का वीडियो शेयर किया है। मूर्तिकला, मुगल शैली और एक आर्टिस्ट, बंगाल स्कूल के कलाकार और पूरा बंगाल स्कूल डिटेल में, आर्टिस्ट अवनीनाथ टैगोर के बारे में और बंगाल स्कूल, इतने वीडियोस मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। इवन नोट्स भी ग्रुप में शेयर किए। नोट्स मिले हैं कि नहीं आपको? क्यों नहीं मिला बेटा? मैंने भेज दिया है। चलिए मैं अभी क्लास के बाद फिर से भेज दूंगी। अच्छा सुहाना और तनु, अच्छा लक्ष्मी आप ग्रुप में हो ना बेटा? ग्रुप में जाइए, देखिए अभी मैं कल भी शेयर की थी, आज भी शेयर की हूँ। ग्रुप में देखिए, अगर आपको नहीं मिला है फिर से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको फिर शेयर कर दूँगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिघलाने के दौरान एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ करते थे? सोडियम क्लोराइड, बोराक्स, चीनी या फिर अमोनिया क्लोराइड। तो पिघलाने के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई करने के लिए अमोनिया क्लोराइड का यूज़ किया जाता था। फिल्म निर्माता सत्यजीत रॉय ने द इनर आइज रिप्रेजेंट किए थे विनोद बिहारी मुखर्जी के लाइफ पर। बरोक शैली की प्रसिद्ध ऑयल पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा 1562 टाइम ड्यूरेशन में बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई थी? पीटर पॉल रूबेंस के द्वारा। राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत कब करते हैं? संजय सुंदरी बोल रही है मैम ग्रुप का लिंक भेज दीजिए, मैं भी ऐड हो जाऊँ। ग्रुप का लिंक बस पेड स्टूडेंट के लिए, जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं, सबके लिए नहीं है, ठीक है। राजा रवि वर्मन ने मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत कब की है? 1894 समथिंग। फर्स्ट प्रिंटिंग कौन सी थी? बर्थ ऑफ शाकुंतला का जन्म। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
कला एक प्रकार का प्रतीक है, लाइक सिंबॉलिक फॉर्म से रिलेटेड कौन सा ये स्टेटमेंट दिए? सुजैन लेंगर, ही वॉज ए एस्थेटिक फिलोसफर बिलोंग फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका के सुजैन लेंगर है। प्लेटो का तो आपको पता है इमिटेशन थ्योरी है, नकल की नकल। एरिस्टोटल का भी इमिटेशन से ही रिलेटेड है क्योंकि इनका प्रकृति की अनुकृति वाला है। ठीक, नेक्स्ट 1912 ईस्वी में किसकी पुस्तक कला और स्वदेशी है? तो ऑफकोर्स सभी को पता है कला और स्वदेशी किसकी है? डॉक्टर आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी की। के हैबर ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जल्दी से लाइक कर दीजिए बेटा सभी लोग। चलिए, के हैबर ने एजुकेशन कहाँ से लिए थे? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। के हैबर जिनका जन्म 1912 के टाइम ड्यूरेशन के हैबर की कुछ पेंटिंग्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। द टाइल्स फैक्ट्री, बर्थ ऑफ बांग्लादेश, इवन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका कॉक फाइटिंग है, मुर्गे की लड़ाई। बगरू छपाई एक हस्तकला है जो संबंधित है। बगरू छपाई ऑल्सो ए न्यू एंड इम्पॉर्टेंट। तो ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो सभी को ध्यान रखना है, ये है राजस्थान की कला। सांथाल कन्या किसकी पेंटिंग्स है? अविनाश टैगोर, नंदलाल बोस, राम किंकरबैल, सुधीर रंजन खास्तगी। आपको पता है ना कि सांथाल महिला जो चित्रित की है वो कौन चित्रित किया था? यामिनी रंजन रॉय, राइट। और सांथाल कन्या नंदलाल बसु ने। कुडिका कैमोल्ड कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? तो कुडिका कैमोल्ड कला जो है ये बहुत पॉपुलर रहा है। कहाँ का? यहाँ मैं वेट करूँगी आप लोगों का, क्योंकि जो कैमोल्ड आर्ट गैलरी है वो तो कहीं और है, कुडिका कैमोल्ड आर्ट गैलरी कहीं और है। पहले देखते हैं आप लोग रिप्लाई क्या करते हैं। मोस्टली सभी बच्चे क्या बी कह रहे हो? सी, ओके। अनुपम एंड राहुल सी कह रहे हैं। और कितने बच्चे सी कह रहे हैं फटाफट से बताइए। चलिए वेट करते हैं, सभी का रिप्लाई देख लेते हैं। एवरीवन जल्दी जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अच्छा चलिए, जिन्होंने सी आंसर किया है आज उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आज के क्लास के वो विनर हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बस थोड़े ही क्वेश्चंस और बचे हैं। तो देखिए, कुडिका कैमोल्ड आर्ट गैलरी पूछा गया है, ये आपका न्यू दिल्ली में है। और सिर्फ कैमोल्ड आर्ट गैलरी कहाँ है? सिर्फ कैमोल्ड आर्ट गैलरी है मुंबई में, राइट। यहाँ पर आपका दो क्वेश्चंस क्लियर हो गया। एक तो कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में है और कुडिका कैमोल्ड आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली, राइट। इट्स ओके तनु, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रुप ने अपनी प्रदर्शनी, अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन 1963 के टाइम ड्यूरेशन में की? इवन ये फर्स्ट एग्जीबिशन ही लास्ट एग्जीबिशन रही है। पीटी नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, जिसका टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है 1962 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ग्रुप 1890। देखिए 1890 के ग्रुप का टाइम है 1962, जिसके जन्मदाता कहे जाते हैं जे स्वामीनाथन। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन ग्रुप कब चला था? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन ग्रुप ये चला था 1944 का है, जिसके जन्मदाता कहे जाते हैं के.सी.एस. सानिकर, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र का भी आप सभी को टाइम पता है कि दिल्ली शिल्पी चक्र का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में, जिसके जन्मदाता कहे जाते हैं बी.सी. सान्याल। ग्रुप 8 का इस्टेब्लिशमेंट टाइम है 1967, जिसके 8 मेंबर्स रहे थे। और ये कहाँ पर इवेल्यूएट हुआ? तो दिल्ली में।
किस मशहूर इतालवी सिने निर्देशक ने हुसैन के चित्रों पर एक अधूरी फिल्म बनाई थी? रोबर्तो, रोसेलिना, फेडरिको फेडरिको फेलिनी, फ्रांस्को जेफेरेली या फिर लुसिनो विक्टोली? जल्दी से बताइए। मशहूर इतालवी सिने निर्देशक ने हुसैन की पेंटिंग्स की अधूरी मूवीज बनाए। इट इज नॉट कंप्लीटेड लाइक पूरी फिल्म, तो ये बनाए थे रोबर्तो रोसेलिना। थोड़ा सा डिफरेंट नेम है ना, रोबर्तो रोसेलिना ने। वेरी गुड विजय एंड तनु, ममता, सुनील एंड निधि, बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्टूडियो पॉटरी में दो प्रमुख नाम हैं, केजी सुब्रमण्यम, राम कुमार, सरदार गुरुचरण सिंह या फिर निर्मला पटवर्धन? देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है स्टूडियो, वो भी पॉटरी, तो पॉटरी स्टूडियो के जनक कौन कहे जाते हैं जिन्होंने दिल्ली में स्टैबल किया है? आपको पता है वो गुरुचरण सिंह है। इवन निर्मला पटवर्धन भी नाम याद रखें। और अगर ब्लू पॉटरी के बारे में डिस्कस किया जाए तो कृपाल सिंह शेखावत का नाम याद रखना है, केवी जेना का भी नाम याद रखना है। केवी जेना ऑल्सो ए पॉपुलर पॉटरी आर्टिस्ट। केवी जेना का एक पेंटिंग आपको प्रिंटिंग मतलब पॉटरी दिखाती हूँ मैं, बस थोड़ा सा वेट करिए। चलिए आफ्टर क्लास में उसका आपको पॉटरी दिखाऊंगी। केवी जेना की पॉटरी बहुत अच्छे से बनाई गई हैं। एमएफ हुसैन के चित्रों की फर्स्ट एग्जीबिशन, सबसे बड़ा संग्रह पूछा जा रहा है किसके पास है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली, बद्री विशाल पित्ती के निजी संग्रहालय में, मारिया के निजी संग्रहालय, फिर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई? तो आपको ध्यान रखना है बद्री विशाल पित्ती निजी संग्रहालय में इनकी सबसे बड़ी एग्जीबिशन हुई। अर्नेस्ट बेनिफिल्ड हैवेल, जिनको ईवी हैवेल कहते हैं, उस समय गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता के अध्यक्ष के उद्घाटन या फिर उद्भावन से किसके हाथों एक नवीन शैली ठाकुर शैली का निर्माण करते हैं? बताइए। अवनीनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु या फिर यामिनी रंजन रॉय? So here the right answer is which one? अर्नेस्ट बेनिफिल्ड हैवेल के बारे में डिस्कस किया गया, ठाकुर शैली निर्माता। मोस्टली सभी को इसका आंसर पता होगा। अच्छा, विजय बोल रहे हैं मैम जी मैं खाना बना रहा था। खाना भी बना लेते हैं। घुमा के क्वेश्चन पूछा है। हाँ निधि, एग्जैक्टली क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, बट इसका आंसर घुमा के नहीं होगा। मोस्टली आंसर वही होना है जो आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़े हैं। आंसर कीजिए। वेरी गुड इवनिंग शशिकला, वेरी गुड इवनिंग शिल्पा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। एग्जैक्टली जिन्होंने 103 का ए आंसर किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो आपके जुबान पे रहता है हमेशा, बस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया है। अर्नेस्ट बेनिफिल्ड हैवेल उस समय गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता के अध्यक्ष की उद्भावना से किसके हाथों एक नवीन शैली ठाकुर शैली का निर्माण किए? विद द सपोर्ट्स ऑफ अवनीनाथ टैगोर। तंजौर चित्रकला तमिलनाडु। तंजौर जो आर्ट है बेसिकली क्यों फेमस है? ये जो चला था 17 to 18 टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है, चोल राजाओं के समय इवेल्यूएट हुआ था, राइट। इसमें देवी देवताओं से संबंधित पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किया गया है। इवन कांच की चित्रकारी के लिए भी तंजौर कला फेमस रहा है। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाए थे? पल्लव शासकों ने जो रथ वाले मंदिर है उसका निर्माण कहाँ पर करवाए? महाबलीपुरम, चेन्नई, कांचीपुरम या फिर आईहोल? तो ऑफ कोर्स आप सभी को पता है कहाँ पर करवाए थे, महाबलीपुरम में, राइट। शिव विवाह से संबंधित जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी गुफा अंकित हुआ है? अजंता गुफा, एलोरा गुफा, सितनवासल या फिर बादामी गुफा? शिव विवाह से संबंधित जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो कहाँ बनाई गई है, किस गुफा में? बादामी की गुफा नंबर 1 में।
बादामी में टोटल नंबर ऑफ केव्स 4 है। पहला शैव धर्म से संबंधित, दूसरा और तीसरा भी, और चौथा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। पूरे गुफाओं में पेंटिंग्स जो बनाई गई हैं वो मंगलेश के द्वारा बनाई गई, लेकिन गुफा नंबर 1, 2, 3 जो है, केवल 3 गुफा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये पुलकेशनी के द्वारा निर्माण कराया गया। और गुफा नंबर 4 में पेंटिंग्स भी मंगलेश ने बनवाए, उसका निर्माण भी मंगलेश के द्वारा कराया गया। 578 का टाइम याद रखिएगा, दैट मीन्स छठी सदी का है ये बादामी की गुफा। इवन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। बादामी की गुफा जिसकी खोज 3 टाइम कहा जाता है, 1924, 34 और 35, कौन कहे जाते हैं? तो स्टेला क्रैमरिश। नेक्स्ट, रस का प्रमुख स्रोत क्या है? नाट्य, विचार, सौंदर्य या फिर आनंद? तो रस का जो है प्रमुख स्रोत क्या कहा जाएगा? प्रमुख स्रोत है नाट्य। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? वात्स्यायन, भरत मुनि, यशोदा पंडित या फिर श्री कुमार? तो ऑफ कोर्स कामसूत्र जिसमें 64 आर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, वात्स्यायन की है। अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? मणिकर्णिका को या फिर सोराराई पोटरू को, पंगा को या फिर कस्तूरी को? नेम भी बड़ा अजीब अजीब सा है, बताइए। अरे वाह, वेरी गुड। गिर जाएगा, क्या परेशानी है? क्लास के बाद है तो यहाँ से अम्मी को बुला रहा है। आंसर कीजिए बेटा इस क्वेश्चन का, क्या राइट आंसर हो जाना है? तो देखिए 68 नंबर वाला जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह मिला था वो किसे मिला था? सोराराई पोटरू को। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है? नागजी पटेल, शांको चौधरी, महेंद्र पांड्या या फिर ज्योति भट्ट? कौन मूर्तिकार नहीं है? तो मूर्तिकार यहाँ पर कौन नहीं है? ऑफ कोर्स ज्योति भट्ट नहीं है। महेंद्र पांड्या जो बड़े पत्थरों में काम करने वाले हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत फेमस रही थी। किसमें बनाए थे? पिंक मार्बल, गुलाबी पत्थर में। नागजी पटेल इनका बहुत सारा वर्क ह्यूज स्टोन में काम करते हैं, बड़े पत्थरों में। और शांको चौधरी भी फेमस मूर्तिकार हैं। अंजलि इला मेनन का संबंध किससे रहा था? छापा कला से, व्यंग्य चित्र से, चित्रकला से या फिर नृत्य कला से? तो अंजलि इला मेनन ही वॉज ए फेमस फॉर प्रिंट मेकर आर्टिस्ट, एक छापाकार हैं। प्रिज्म के आविष्कारक कौन कहे जाते हैं? ये प्रिज्म वो वाला प्रिज्म है जिसकी स्टोरीज मैंने आपको सुनाई थी। सपोज कीजिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म, और ये सनलाइट है, सूरज। जब सूरज की रेज ऑफ लाइट से ये प्रिज्म को क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे इवेल्यूएट होकर कौन कौन से कलर्स निकल रहे हैं? VIBGYOR, विब्ग्योर कलर्स। ठीक, तो विब्ग्योर कलर्स की इंटेंसिटी को बताया जा रहा है। तो प्रिज्म का देन जो है ऑन क्रिएटिविटी न्यूटन की है, सर आइजैक न्यूटन। यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन क्लियर करा देते हैं। प्रिज्म वाला सर आइजैक न्यूटन का विब्ग्योर कलर है। ओस्टवाल्ड ने 4 प्राइमरी कलर्स माने हैं, प्राथमिक रंग, और 4 सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग। तो टोटल अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड 8 कलर्स हो जाते हैं। अब पराग के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 5 कलर्स इनके प्राइमरी कलर श्रेणी में आते हैं। और टोटल ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग जो रेज ऑफ ह्यू निकलता है, कलर ऑफ ह्यू इंटेंसिटी, वो 24 ह्यू को कैप्चर किया गया, मतलब उसी के लाइट टू डार्क टोन को दिखाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप गुप्तकालीन है? अमरावती, सांची, भरहूत या फिर धमेक स्तूप? तो गुप्तकालीन स्तूप कौन सा है? डी, कैसे पता? घूमने गए थे क्या? हाँ,
धमेग स्तूप कहाँ पर है? तो नियर अबाउट हमारे घर के पास यही सारनाथ में है। तो सारनाथ का धमेग स्तूप आप अगर नहीं भी देखें तो एक शॉर्ट वीडियोस मैंने शेयर किया था सारनाथ का, देख लीजिएगा। और अमरावती तो आप सभी को पता है कौन से काल की कही जाएगी? तो ये सातवाहन काल की है। सातवाहन काल की है अमरावती, जिसकी खोज किए थे कर्नल मैकेंजी ने। भरूच जिसकी खोज किए थे कनिंघम ने। ये कहा जाएगा शुंग काल का, शुंग काल का। ठीक, आ जाता है सांची, जिसकी खोज किए थे रायलेट ने। रायसेन जिला में है, रायलेट ने खोज किए थे। तो ये किस काल का कहा जाएगा? सांची। ये मौर्य डायनेस्टी में इसका शुरुआत हो गया, लेकिन इसमें जो संगमरमर और ज़्यादा डिटेलिंग वगैरह हुआ था वो शुंग काल में हुआ था। क्लियर? हम लोगों के लिए इतना। थैंक यू सो मच तनु। जिनको भी मेरी मेहनत की वैल्यू होगी वो बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध या फिर कनिष्क? सारनाथ अशोक के टाइम ड्यूरेशन में निर्माण हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 114 का वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही। वो 4 गुफाएं कौन कौन सी हैं बराबर की पहाड़ी पर? याद रखिएगा, सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी एंड लोमस ऋषि। सुदामा सबसे प्राचीन है, लोमस ऋषि सबसे नवीन है। इसी लोमस ऋषि में अलंकरण आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो मेहराब द्वार है थोड़ी इस तरह की हैं और यहाँ पर एलिफेंट्स वगैरह बनाए गए हैं दरवाजे पर काफ़ी अच्छे से। सबसे ज़्यादा अलंकृत जो है वो लोमस ऋषि है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखते हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देख लेते हैं। इन गुफाओं को आजीविकों हेतु समर्पित किया गया, तीसरा भी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा में कहा जा रहा है कि ये अभिलेख 6ठी सदी की है, तो 6ठी सदी कैसे हो सकता है? 6ठी सदी तो बहुत लेट हो गया ना, ये हो जाएंगी तीसरी। मौर्य डायनेस्टी 3rd सेंचुरी बीसी का रहा था ना, तीसरी शती का, तो ऑफकोर्स 4th नंबर वाला ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस, मार्क बेजोस, रिचर्ड ब्रेनान या फिर वैली फ्रैंक? बताएं कौन है? थैंक यू सो मच तनु। अच्छा निधि बोल रही है कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है, जो भी बच्चे मुझे पसंद करते हैं वो सबसे पहले आते हैं मेरी क्लास से पहले, वो मुझे लाइक कर देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी को थैंक्स बोलूँगी। जो लाइक नहीं कर पाते हैं उन्हें भी थैंक्स कि वो वीडियोस देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इट्स ओके, लाइक नहीं करते हैं तो कभी कभी भूल जाते होंगे। नेक्स्ट, इसलिए मैं कहती हूँ ना, आने से पहले लाइक करके फिर क्लासेस स्टार्ट किया करें, जिससे आप भूलेंगे नहीं। जगदीश चंद्र बसु के पोर्ट्रेट बनाए गए थे, वो भी कलर्स पेंटिंग बनाई गई है जगदीश चंद्र बसु की। किसने बनाए थे? 1925 समथिंग। रवीन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी रॉय या फिर के.एस. कुलकर्णी? तो ये बनाया गया था गगनेन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किस वंश ने एलोरा के कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण कराया? सभी को पता है 8वीं शती का है कैलाशनाथ टेम्पल। एलोरा के केव नंबर 16 राजकोट टाइम ड्यूरेशन का कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुफा त्रिमूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको महेश मूर्ति कहते हैं, जिसका साइज कहा जाता है 18x24? तो ये मिला था आपको कहाँ से? एलिफेंटा से। आबू के जैन मंदिर किससे बनाए जाते हैं? बलुए पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से, फिर संगमरमर से? तो जो आबू का जैन मंदिर है माउंट आबू का, वो किससे बनाया जाता था? तो मार्बल से बनाया गया था। यहाँ पर आदिनाथ की एक बड़ी प्रतिमा रखी हुई है। आदिनाथ की प्रतिमा में पता है जो उनकी आइज़ है, आइज़ में डायमंड लगाया गया है। और ये शैली कौन सी है? तो ये नागर शैली का है गुफा, मंदिर, नॉट गुफा, मंदिर बेसिकली। किस वंश के राजाओं ने
खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराएं। तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराए थे? बघेल, परमार, बुंदेला या फिर चंदेल? तो चंदेल शासकों के टाइम ड्यूरेशन का कहा जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो अजंता एंड एलोरा आल्सो लोकेटेड इन नियर अबाउट महाराष्ट्र। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण राजपूत नरेश ने कब कराए थे? किसके द्वारा? तो ये क्वेश्चन तो वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कृष्ण प्रथम। कोलकाता शहर को किस नाम से किसने बसाए थे? जॉन सरमैन ने, चार्ल्स आयर, गैरोल्ड अंगियार या फिर जाब चारनाक? बताइए कोलकाता शहर को किसने बसाए थे? सभी को ध्यान रखना है, जॉब चारनाक ने। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन, मेल डांसिंग टोर्सो। अभी तक आपने मेल टोर्सो पढ़ा था। मेल टोर्सो किसके द्वारा बनाई गई थी? मेल टोर्सो जो बनाई गई हैं वो भी हड़प्पा से ही प्राप्त है, लेकिन यहाँ पे मेल डांसिंग टोर्सो पूछा जा रहा है। अब बनाया किस में गया है? चूना पत्थर लाइमस्टोन में। कहाँ से प्राप्त है? प्राप्त तो है हड़प्पा से मेल डांसिंग टोर्सो, बट कहाँ पर एग्जिबिट है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। चलिए एक बार आपका रिवीजन करा देते हैं, एक एक स्कल्पचर पूछ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। टोटल कितने स्कल्पचर मिले थे? तो 18 मिले थे, जिनमें से आपको हड़प्पा का 2 याद रखना है और मोहनजोदड़ो का भी 2 याद रखना है। तो हड़प्पा का पहले आप बता दीजिए मेल टोर्सो का साइज, जल्दी से फटाफट से स्पीड में कमेंट कीजिए। मेल टोर्सो का साइज क्या था? मेल टोर्सो का पूछ रही हूँ निधि अनुपम, मेल टोर्सो का याद रखिए। मेल टोर्सो का पूछ रही है जो बनाया गया था रेड सैंडस्टोन में, 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये है मेल टोर्सो का साइज। प्रेजेंट टाइम राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। दूसरा हड़प्पा का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं नटराज। नटराज जो बनाया गया था ग्रे लाइमस्टोन में, इसका साइज है 10 गुणे 4 गुणे 3 सेंटीमीटर। ओके, ये क्लियर हो गया। अब कुछ और मूर्ति पूछ लेते हैं मोहनजोदड़ो की। डांसिंग गर्ल अब पूछती हूँ। तो डांसिंग गर्ल का साइज आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा, रिमाइंड होगा, 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 ये साइज कहा जाएगा। क्लियर। अब दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये जो डांसिंग गर्ल है ये बनाई गई थी ब्रॉन्ज लॉस्ट वैक्स टेक्निक में। अब प्रेजेंट टाइम ये है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अब हो गया आपका फोर्थ स्कल्पचर, मतलब यहाँ का दूसरा स्कल्पचर मोहनजोदड़ो का, जिसे बोलते हैं बियर्डेड मैन, इंग्लिश में बोलते हैं बियर्डेड मैन, हिंदी में कहा जाता है दाढ़ी वाले पुरुष या फिर योगी की मूर्ति, योगी की प्रतिमा। ये भी मिली थी मोहनजोदड़ो से, जिसका साइज है 18 गुणे 11 गुणे 8 सेंटीमीटर। अगर इंचेस में इसका साइज पूछ लिया जाए तो इंचेस में भी मोस्टली सभी को ध्यान रखना है 17.5 समथिंग। एग्जामिनर सही भी कराते हैं, ऑथेंटिकली ये माना भी गया है, बट वैसे कैलकुलेट करने पे नहीं हो पाएगा, फिर भी साइज को परफेक्ट माना गया। तो बियर्डेड मैन किससे बनाया गया ये पूछा जाता है, तो वाइट लाइमस्टोन, सफ़ेद चूना पत्थर से। ऑप्शन में अगर वाइट लाइमस्टोन नहीं होगा तो आप सेलखड़ी देखिएगा, वो भी नहीं होगा, तो उसके बाद देखिएगा क्ले होगा, मिट्टी होगा, तो अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं एग्जामिनर। और जब भी वाइट लाइमस्टोन होगा देन आपको ये करेक्ट करना है। अब आप मुझे ये बताइएगा, ये जो वाइट लाइमस्टोन वाला है ये कहाँ से मिला है? बियर्डेड मैन मोहनजोदड़ो से मिला है, सबको पता है। प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है ये बता दें आप। वेरी गुड सुहाना एंड
साक्षी सुहाना का बिल्कुल राइट है। अनुपम आपका भी। ये था कहाँ पर है एग्जिबिट? तो कराची में है, इंडिया में नहीं है। चलिए फाइनली आज आपके क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा, आपका न्यू बैच में स्टार्ट करने वाली हूँ। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इवन यूजीसी नेट जेआरएफ से भी रिलेटेड यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जा रही है। लेकिन अभी मैंने बैच स्टार्ट किया है स्पेशली यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड ईएमआरएस का। ईएमआरएस आपको डेली एवरीडे वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस, साथ के साथ पूरे प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स होंगे हैंड रिटन के साथ ही साथ मेरे पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट जितने भी आपको नोट्स मिलेंगे वो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। मैंने खुद टाइपिंग करके बनाया है, सब चीज़ें बोल्ड लाइक हाईलाइट भी की हूँ। शो करती हूँ आपको नोट्स अपने। तो जो भी स्टूडेंट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत मिनिमम प्राइस रख रखा है जिससे सारे बच्चे ईजिली ज्वाइंट हो। यहाँ पर आपको इंडियन आर्ट पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इंडियन आर्ट के साथ साथ आपको वेस्टर्न आर्ट भी कंप्लीट कराया जाएगा। वेस्टर्न आर्ट, इंडियन आर्ट, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, सारे ग्रुप्स कवर कराए जाएंगे, कलाकार को कवर कराए जाएंगे। उसके साथ ही साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। सारे कला विद्यालय, आर्ट गैलरीज जिसको कहते हैं। ओके, अच्छा अच्छे से समझ आ गया। तो इसका मैंने ओनली 1499 का चार्जेस रख रखा है जिससे आप सभी लोग ईजिली ज्वाइंट हो सके, किसी को कोई परेशानी भी ना हो। इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, सारे नोट्स मिलेंगे टू द पॉइंट, इम्पॉर्टेंट नोट्स। गैलरीज वगैरह इतने शॉर्ट मिलेंगे टू द पॉइंट जो बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ग्रुप कवर कराया जाएगा। इंडिया में जितने भी ग्रुप्स हैं, यंग तर्कश ग्रुप से लेकर के ऑलमोस्ट पूरे ग्रुप मिलेंगे। गैलरीज को कवर कराई जाएंगी और जितने कला विद्यालय हैं बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो काफ़ी ट्रस्टवर्दी क्लासेस हैं। सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे दिए गए नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।